एपिसोड 11 भागना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ भाग सकते हो। लुओ शियू ने ठंडी सांस ली, एक ताबीज निकाला और जल्दी से फैंग चेन के पास पहुंचा। फिर अचानक फैंग चेन से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर आग लग गई। अगले ही पल लुओ शियू की आकृति वहां प्रकट हुई। टेलीपोर्ट ताबीज। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह चौंक गया। यह एक टेलीपोर्टेशन ताबीज है जिसकी कीमत हजारों आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। ऐसा लग रहा था कि लुओ शियू ने उसे मारने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। टेलीपोर्टेशन के समय लुओ शियू बिल्कुल भी नहीं रुकी और अपने हाथों से एक मुहर बना ली। 2 तलवार की रोशनी फैंग चेन की ओर बढ़ी। फैंग चेन ने चकमा देने और आगे निकलने के लिए जियांग फुटवर्क का इस्तेमाल किया, लेकिन लुओ शियू की तलवार की रोशनी उसे बंद करने में सक्षम लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैंग चेन कैसे चकमा देता है, वह करीब से पीछा करता है। ये देखकर फैंग चेन केवल प्रतिरोध करने के लिए दुष्ट दानव शील्ड निकाल सकता था। टकराना। राक्षसी ढाल ने तलवार की रोशनी का प्रतिरोध किया, लेकिन फैंग चेन भी कई फीट दूर से विस्फोटित हो गया, गति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लुओ शियू ने फिर से फैंग चेन के करीब आने का यह मौका लिया। इस बीच उसके हमले जारी रहे। फैंग चेन सिर्फ एक तरफ से ही प्रतिरोध कर सकता था। भागते हुए दोनों पक्षों के बीच दूरी और कम होती जा रही है। लुओ शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, कमीने, तुम्हारे पास मरने का एक ही रास्ता है, अगर तुम खतरे में भाग जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम रुक जाओ और मर जाओ। मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ और तुम्हें एक खुशहाल जीवन दे सकता हूँ। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप इसके योग्य नहीं हैं। लुओ शियू की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। एक साधारण चींटी वास्तव में सोचती है कि तुम विरोध कर सकते हो। पूर्ण शक्ति और ताकत के सामने तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शब्द गिर गए। सभी दिशाओं से कई तलवार की रोशनी आई। फैंग चेन के बचने के सभी रास्ते बंद कर दो। ये देखकर फैंग चेन केवल गोली को काट सकता था और फिर से विरोध करने के लिए राक्षसी ढाल उठा सकता था। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर काफी मजबूत है और वह अभी भी 1 या 2 का सामना कर सकता है, लेकिन फिर भी वह कराहता रहा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सभी आंतरिक अंग विस्थापित हो गए हैं। उसी समय बाई जियांगमेई भी आ गई। उसकी मनमोहक आंखें चिढ़ाने से भरी थीं। अनगिनत सफेद तितलियां दोनों हाथों पर मुहरें बनाकर फैंग चेन की ओर दौड़ी। वह सफेद तितली जो कोमल और धीमी लग रही थी, उसने वास्तव में फैंग चेन के रोंगटे खड़े कर दिए और एक प्रबल संकट ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। फैंग चेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। गुस्से में दहाड़ते हुए काली तलवार ने प्रतिरोध करने के लिए तलवार के निशान बनाए। दुष्ट दानव ढाल शरीर के चारों ओर घूम रही है और उसे अवशोषित करने तथा प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कई सफेद तितलियां फैंग चेन पर हमला कर रही थीं। फैंग चेन ने कई बार खून उगला। उसका शरीर चोटों से भी भरा हुआ है। गहरी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। यदि वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली न होता तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। एक के बाद एक अन्य लोग भी आ गए। उन्होंने फैंग चेन को आक्रोश, अवमानना और मजाक से देखा और फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैं उसे मारना चाहता हूं जो मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। छोटे टॉवर में प्रवेश करें। चूंकि आप इसका विरोध नहीं कर सकते, इसलिए इससे बचने के लिए आप केवल एक छोटे से टॉवर में ही छिप सकते हैं। यद्यपि छोटे टॉवर का अस्तित्व उजागर हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ मरने से बेहतर है। लेकिन फैंग चेन ने पाया कि चाहे उसका दिल कितनी भी तेजी से धड़क रहा हो, जियाओटा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने एक संभावना के बारे में सोचा, क्या मुझे बाहरी लोगों के सामने छोटे टॉवर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मास्टर की पत्नी दादाजी वेंग अभी भी उसके बिना नहीं रह सकते। मेंग्याओ अभी भी उसका इंतजार कर रही है। वह मर नहीं सकता। फैंग चेन गुस्से से दहाड़ उठा। शरीर में सांस उबल रही है। आंखें लाल हैं। तलवार दानव का शरीर फट गया। खून पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में देवता और दानव आ गए हों। उसने अवचेतन रूप से अपनी तलवार से वार किया। अचानक राक्षसी शैतानी ऊर्जा की तलवार के वार फूट पड़े। उसने वास्तव में अधिकांश हमलों को रोक दिया, लेकिन अभी भी कई जादुई शक्तियां थीं जो फैंग चेन को प्रभावित कर रही थीं। लेकिन फैंग चेन को वास्तव में लगा कि उस पर जो जादुई शक्ति थी, उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। इससे मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नहीं, नहीं,
जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह कमजोर जादुई शक्ति के कारण नहीं था, बल्कि उसकी तलवार दानव शरीर बहुत शक्तिशाली है। इन जादुई शक्तियों से उसे ज्यादा नुकसान न हो। क्या ये हो सकता है कि मैंने तलवार दानव के शरीर की क्षमता को उन्मुक्त कर दिया है, जिससे मेरा आक्रमण, बचाव और विस्फोट तुरंत बढ़ गया है? फैंग चेन के दिमाग में एक विचार कौंधा, लेकिन उसके पास इस समय ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि एक 5वें स्तर का भिक्षु जो गति में अच्छा था, तेजी से उसके पीछे पहुंचा, उसे तलवार से मारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फैंग चेनहुन की स्वर्गीय दानव आंख, जिसने तलवार दानव के शरीर को प्रेरित किया, वह भी बहुत भयानक हो गई। अंधे धब्बों के बिना आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने में सक्षम। जब दूसरा पक्ष करीब होता है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। फैंग चेन की आकृति अचानक घूम गई। गति इतनी तेज है कि बाद में छवियां बन जाती हैं। 5वें स्तर का भिक्षु दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतने सारे हमलों को झेलने के बाद भी खुद को पा सकता है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके हाथ में मौजूद छोटे ब्लेड ने फैंग चेन की गर्दन पर वार कर दिया। फैंग चेन को मारने की योजना, लेकिन फैंग चेन की गति और भी तेज है। तलवार की रोशनी चमक उठी। इसने वास्तव में 5वें स्तर के भिक्षु की गर्दन को खरोंच दिया। इससे पहले कि रक्त की रोशनी फैलती, फैंग चेन चमक गया, उसका चरम छाया फुटवर्क फट गया और वह बेतहाशा आगे भाग गया। गति इतनी तेज थी कि लुओ शियू ने भी प्रतिक्रिया नहीं की। कमीने, मेरे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो। लुओ शियू गुस्से से दहाड़ा। फिर से फैंग चेन का पीछा। फैंग चेन ने उसे ठंडी आंखों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, लुओ शियू, मैं फैंग चेन कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा यहाँ रखूंगा। पीछा करना। लुओ शियू चिल्लाया, जल्दी से फैंग चेन का पीछा करो। लेकिन अब फैंग चेन की चरम छाया फुटवर्क दूसरे स्तर तक टूट जाती है जब तलवार दानव का शरीर सक्रिय होता है और पृथ्वी से बचने वाले ताबीज के साथ मिलकर गति पहले की तुलना में बहुत तेज होती है। हालांकि लुओ शियू और अन्य को फेंका नहीं गया था, लेकिन थोड़े समय में पकड़ना बहुत मुश्किल था। लानत है कमीने पर। लुओ शियू का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन से निपटना इतना मुश्किल होगा। पीछा करते रहो, एक बार उसका भागने का ताबीज खत्म हो जाए, यह उसकी मौत की सालगिरह होगी। वह चिल्लाया। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से यह जानता था और इस बारे में सोचता रहता था कि इससे कैसे निपटा जाए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ शियू उसे मारने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज खर्च करेगा, जिससे वह जिस दिशा में जाने की योजना बना रहा था वह बाधित हो जाएगी। लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार, अगर वह यूं ही चला जाता तो उन सभी को यहाँ मरने देना बहुत मुश्किल होता। जब तक वह स्वयं को चारे के रूप में इस्तेमाल करता रहा, वह शत्रु को और अधिक अंदर तक फंसा सकता था। अब वह केवल ये देख सकता था कि क्या इस खतरनाक जगह पर अन्य शक्तिशाली प्राणी भी हैं जो स्थिति का फायदा उठाकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। अचानक फैंग चेन की आत्मा दानव आंख ने एक दिशा में देखा। उसका दिल कांप उठा। वह उस स्थिति में एक तेज और हिंसक सांस महसूस कर सकता था। यही वह अस्तित्व था जो उसे मार सकता था। यदि वह आसानी से उसके पास पहुंचता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन ये देखकर कि लुओ शियू और अन्य लोग उसका पीछा कर रहे थे, फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा, अपने दांत पीस लिए और वहां चला गया। यदि वह लगातार शराब पीता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह निश्चित रूप से लुओ शियू और अन्य लोगों का विरोधी नहीं होगा। लुओ शियू और अन्य को मारने के लिए एकमात्र रास्ता उस शक्तिशाली अस्तित्व पर भरोसा करना था, लेकिन साथ ही वह उस अस्तित्व के हाथों मरने वाला पहला व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित थे। धन और सम्मान भगवान के हाथ में थे। जल्द ही वह भयानक सांस के पास पहुंच गया, लेकिन उस भयानक सांस में कोई बेचैनी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वह सो रही है। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ। यह एक बढ़िया अवसर था। घने जंगल से बाहर निकलो। फैंग चेन के सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। उसे साफ साफ आभास हो गया कि यह अस्तित्व गुफा में है। साथ ही दूसरे पक्ष को भी आभास हो गया कि कोई जीव आ रहा है। वह धीरे धीरे जाग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार से गुफा में वार किया। उसे परवाह नहीं थी कि वह तलवार से टकराया या नहीं। फिर उसने लुओ शियू और अन्य लोगों पर विस्फोटक तावीज फेंके जो तेजी से उसके पास आ रहे थे। आग के गोले के तावीज और अन्य आक्रामक तावीज। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उसने सभी आपत्तिजनक ताबीज फेंके।
उसने आखिरी पृथ्वी से बचने का ताबीज और आकाश कोहरे का ताबीज ब्रह्म ताबीज निकाला और भागने के रास्ते में उन्हें सक्रिय कर दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से पृथ्वी से बचने का ताबीज सक्रिय कर दिया। तुरंत आकाश कोहरे और ब्रह्म में भाग गया। लुओ शियो और अन्य लोगों ने कई आक्रमण तावीज देखे और उनके चेहरे काफी बदल गए। वे केवल प्रतिरोध करने के लिए रुक सकते थे और हमले का विरोध करने के बाद फैंग चेन की आकृति लंबे समय तक धुंध के ब्रह्म में डूबी रही और यहाँ तक कि उसकी चेतना भी इसे महसूस नहीं कर सकी। पीछा करना, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन बस यही सोचा कि यह फैंग चेन का अंतिम संघर्ष है। लेकिन इस समय एक तरफ की गुफा से एक क्रोधित जानवर की दहाड़ सुनाई दी। तभी एक बहुत बड़ी आकृति उड़ी। विशाल गोल और क्रूर रक्त लाल आंखें लुओ शियो और अन्य लोगों को घूर रही थी। अरे नहीं, हम जाल में फंस गए। जब उसने दूसरे पक्ष की सांस महसूस की, लुओ शियो को पता चल गया कि उन्हें फैंग चेन ने फिर से मूर्ख बनाया है। धरती हिल गई और एक विशालकाय जानवर धीरे धीरे उसमें से बाहर निकला। वह जानवर 3 मीटर लंबा था। उसका पूरा शरीर ड्रैगन कवच से ढका हुआ था, जिससे एक डरावनी रोशनी निकल रही थी। शरीर बाघ या सिंह जैसा तथा पतला दुबला होता है। वह प्रत्येक कदम गर्व से उठाता था। नीचे चींटियों को देखते हुए उसकी आंखों में बड़प्पन और अहंकार झलकता था। जब लुओ शियो ने राक्षस की सांस को महसूस किया तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह एक शीर्ष स्तर 3 राक्षस जानवर है। चलो पीछे हटो। एक तीसरे स्तर का शीर्ष राक्षस जानवर, जिसके पास अधिग्रहित क्षेत्र की शीर्ष युद्ध शक्ति है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ वे अब लड़ सकें, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, राक्षस चमक उठा और अत्यंत तीव्र गति से उनमें से एक के पीछे आ गया। उसने एक पंजे से उस आदमी को फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में निगल लिया। फिर वह एक झटके में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही 5वें स्तर के भिक्षु के सामने था। 5वें स्तर के भिक्षु के पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसे पंजे से मार दिया गया, खा लिया गया। ये देखकर लुओ शियो का चेहरा एकदम बदल गया। प्रतिद्वंद भी बहुत तेज था और अगर वह भागने की कोशिश करता तो वह एक एक करके हार जाता। वह चिल्लाया, भागो मत, एक साथ इकट्ठा हो जाओ और इस राक्षस से लड़ो। हम प्रसवोत्तर क्षेत्र के शिखर पर हैं। अगर हम लड़ेंगे तो हमारे पास अभी भी उम्मीद है। अगर हम भागेंगे तो हम मिट जाएंगे। ये सुनकर वे सब लोग एकत्रित हो गए। ये देखकर राक्षस को गुस्सा नहीं आया। वह उन्हें ऐसे घूरता रहा जैसे वे चींटियां हों, फिर वह जंगल में गायब हो गया। ये देखकर लुओ और अन्य लोग थोड़ा हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षस भाग गया हो? लेकिन अगले ही पल राक्षस अचानक बाहर कूद पड़ा। उसने एक व्यक्ति पर झपट्टा मारा और बिजली की गति से उसे काट लिया। फिर वह घने जंगल में भाग गया। ये देखकर सबकी आंखें भय से भर गईं। दूसरा दल घने जंगल की आड़ में उन्हें एक एक करके मारने जा रहा था। लुओ शियो ने दहाड़ते हुए कहा, घने जंगल को नष्ट कर दो। वह सबसे पहले हमला करने वाला था। उसके हाथ में तलवार थी। अनगिनत तलवार की रोशनी चमक रही थी। उसने सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया। ये देखकर बाकी लोगों ने भी कार्रवाई की। जल्द ही एक बहुत बड़ा खुला स्थान साफ हो गया। राक्षस अब छिप नहीं सका और लुओ शियो और अन्य लोगों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। लेकिन वह शांत रहा और अभी भी अपनी घमंडी आंखों से लुओ शियो और अन्य लोगों को देख रहा था। हमला करो, इस जानवर को मार डालो। लुओ शियो की आंखें लाल थीं और वह दहाड़ रहा था। फैंग चेन द्वारा मूर्ख बनाए जाने और इस जानवर द्वारा तुच्छ समझे जाने के कारण वह पहले से ही बहुत क्रोधित था और चाहता था कि वह राक्षस और फैंग चेन को टुकड़ों में काट सके। बाकी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। यद्यपि यह राक्षस शक्तिशाली है, ये केवल एक शीर्ष स्तर 3 राक्षस है और इतने सारे लोगों के हमलों का सामना करते समय ये लापरवाह नहीं हो सकता है। टकराना, धमाका, एक ही पल में 10 से ज्यादा लोग एक जानवर से भिड़ गए। वे सब एक दूसरे को मारना चाहते थे। फैंग चेन एक मील दूर एक बड़े पेड़ पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। इस समय तक वह कई गोलियां खा चुका था और उसके शरीर पर लगी चोटें भी मुश्किल से दबी थीं, लेकिन उसे ठीक होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। लेकिन वह अब जल्दी में नहीं है, क्योंकि लुओ शियो और अन्य और राक्षसों के बीच लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। वह देखने में बहुत आलसी था और आराम करने के लिए पेड़ पर पैर मोड़कर बैठ गया। जैसे जैसे उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होती गईं, उसका तलवार दानव शरीर फिर से कठोर हो गया और गंभीर चोटों के कारण शरीर का तापमान सीधे चरम पर पहुंच गया। वह हड्डी फोजिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। अस्थि तड़का चरण,
ये शरीर संवर्धन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें हड्डियों की मरम्मत, तड़का लगाना और उन्हें बदलना शामिल है। हड्डियां मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और शारीरिक विकास का आधार हैं। यदि आप अपनी हड्डियों को मजबूत नहीं करेंगे तो चाहे आपका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अंदर से कमजोर और नाजुक रहेगा। अस्थि तड़का क्षेत्र के 9 स्तरों को आगे, मध्य और पीछे में विभाजित किया गया है। पहले 3 स्तर अंगों की खेती करते हैं, मध्य के 3 स्तर कोर की खेती करते हैं और पीछे के 3 स्तर स्वर्ग और पृथ्वी की खेती करते हैं, जो मस्तिष्क है। फैंग चेन को लगा कि वह हड्डी बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था और उसका तलवार दानव रक्त की आखिरी बूंद को बचाने का इरादा नहीं था। उसने इसका इस्तेमाल सीधे अपने शरीर की खेती करने के लिए किया। स्नैप स्नैप, फैंग चेन के शरीर की हड्डियां लगातार कर्कश आवाजें कर रही थीं। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और ठंडा पसीना निकल रहा था। शरीर को तंदुरुस्त बनाना और हड्डियों को मजबूत बनाना कोई आसान काम नहीं है। हड्डियों की मरम्मत करना सबसे मुश्किल काम है, खासकर पहला कदम जो बेहद मुश्किल है। खेती की प्रक्रिया में न केवल हड्डियों की निरंतर मरम्मत की आवश्यकता होती है, बल्कि खेती के दौरान दर्द भी सहना पड़ता है। ये दर्द हड्डियों के टूटने जैसा होता है, जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि अधिकांश भिक्षु अपने शरीर की बजाय ताओ धर्म की साधना करना पसंद करते हैं। शरीर की मरम्मत न केवल महंगी है, बल्कि यह प्रक्रिया दर्दनाक भी है। भले ही फैंग चेन ने बहुत अधिक खर्च नहीं किया, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास तलवार दानव का शरीर और तलवार दानव का अमूल्य खून था। अकेले तलवार दानव के रक्त का उपभोग सैकड़ों शरीर साधकों के दैनिक उपभोग के बराबर है। ये भी एक कारण है कि उन्होंने तेजी से प्रगति की। फैंग चेन ने अपने दांत पीसकर 1 घंटे तक हड्डी तोड़ने का दर्द सहन किया। सौभाग्य से उनकी इच्छाशक्ति काफी मजबूत थी, अन्यथा वे ब्रेकथ्रू प्रक्रिया के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते और उनकी हड्डियां टूट जाती, क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर पाते। एक बार हड्डियां टूट गई तो शरीर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं रह जाता। लेकिन फैंग चेन कौन है? वह कैसे असफल हो सकता है जब उसके पास तलवार दानव का शरीर और दृढ़ इच्छाशक्ति है? सुनहरी रोशनी चमकने के साथ उसकी शारीरिक आभा बढ़ गई। अस्थि शोधन क्षेत्र स्तर 1 पूरा हुआ। फैंग चेन की आभा एक पल में ही पूरी तरह बदल गई। उसके अकेले भौतिक शरीर की ताकत पहले से ही 500 तिपाइयों जितनी मजबूत थी। इतना ही नहीं, ताओ क्षेत्र में उनकी साधना भी आगे बढ़ी, 4थे स्तर के शिखर तक पहुंच गई। इस समय शरीर में स्थित छोटे टॉवर ने फिर से प्रतिक्रिया दी और 5वीं परत खुल गई। फैंग चेन बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। इस समय उसे छोटे टॉवर में मौजूद खजाने की जरूरत थी, अधिमानतः ऐसा खजाना जो मौजूदा स्थिति को हल कर सके। छोटे टॉवर की 5वीं मंजिल में प्रवेश करके और लकड़ी की मेज के पास आकर फैंग चेन ने सीधे लकड़ी का बक्सा खोला। इसमें तलवार दानव के खून की 8 बूंदें थीं और फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपने डेंटियन में अवशोषित कर लिया। फिर उसकी नज़र एक और खजाने पर पड़ी, जो 3 तावीज़ थे। फैंग चेन ने ताबीज उठाया और करीब से देखा। उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। तीनों ताबीज एक जैसे नहीं हैं। एक तो घातक ताबीज है जो रास्ता मांगने के दायरे से नीचे किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है। इनमें से एक है टेलीपोर्टेशन ताबीज, जो बिना कोई निशान छोड़े 1000 मील दूर तक टेलीपोर्ट हो सकता है। अंतिम एक रक्षात्मक तावीज है, जो एक आत्मरक्षा तावीज है। ये पूछने वाले क्षेत्र के नीचे किसी भी मजबूत व्यक्ति के हमले को रोक सकता है और इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता है। खतरे का सामना करने पर यह स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि फैंग चेन के पास एक अतिरिक्त जीवन है। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ताबीज एक बार इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, फैंग चेन ने अब रास्ता पूछने के दायरे से नीचे के 3 शक्तिशाली लोगों को मार डाला है। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसे किसी का ख्याल आया। लुओ तियानेक्सियाओ, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? मैं देखना चाहता हूं कि कौन मरेगा। वह छोटे टॉवर से बाहर आया और उस क्षेत्र को गौर से और गहराई से देखा जहां लुओ शियो और अन्य लोग राक्षसों से लड़ रहे थे। इस समय लुओ शियो की तरफ से 8 लोग बचे थे। उनमें से 2 7वें स्तर पर थे, 2 6ठे स्तर पर और 3 5वें स्तर के शिखर पर थे। बाकी सभी राक्षसों के हाथों मारे गए थे। लुओ शियो और बाई जियांग में भी घायल हुए, लेकिन उनकी चोटें अपेक्षाकृत मामूली थीं। अन्य लोग भी घायल हुए, जिनकी गंभीरता अलग अलग थी, लेकिन राक्षस भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था।
भले ही वह तीसरे स्तर पर था, लेकिन इतने सारे लोगों के हमलों का सामना करने के बाद भी वह घावों से भरा हुआ था। लेकिन लुओ शियू और अन्य की तुलना में यह अभी भी भयंकर और अभिमानी है। हालांकि लुओ शियू और अन्य लोग धीरे धीरे राक्षसों के हमले के तरीकों से परिचित हो गए हैं और अब स्थिति एक गतिरोध पर है जिसमें कोई विजेता या हारने वाला नहीं है। लानत है जानवर पर, लानत है कमीने पर। लुओ शियू क्रोधित था क्योंकि फैंग चेन और उसके आदमियों को भारी क्षति हुई थी। उसकी इच्छा थी कि वह उसका मांस कच्चा खा सके और उसकी हड्डियां काट सके। राक्षस बहुत क्रोधित था क्योंकि वह घायल हो गया था। आखिरकार उसकी नज़र में लुओ शियू और अन्य सभी चींटियां थीं और वह वास्तव में चींटियों द्वारा घायल हो गया था। लेकिन साथ ही ये बहुत शांत भी था, ये जानते हुए कि अगर लुओ शियू और अन्य लोग एकजुट हो गए तो उनसे निपटना बेहद मुश्किल होगा। लुओ शियू भी सतर्क था। सैकड़ों राउंड तक राक्षस से लड़ने के बाद उसने देखा कि जानवर काफी बुद्धिमान, चालाक और विश्वासघाती था, जो कि तीसरे स्तर के राक्षस का व्यवहार नहीं था। लेकिन ये जानवर नई दुनिया का उत्पाद है, शायद यही बात इस दुनिया को खास बनाती है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना रहा। दोनों में से किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, वे अवसर की तलाश में थे। अचानक लुओ शियू की तरफ से 5वें स्तर का एक भिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके मुंह से अचानक खून की धार बहने लगी। वह जमीन पर आधा घुटने टेककर बैठ गया। लुओ शियू और अन्य लोग घबरा गए और स्थिति की जांच करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। राक्षस की आंखें चमक उठी और वह गंभीर रूप से घायल भिक्षु की ओर दौड़ा। कार्रवाई करो, इस जानवर को रोको, लुओ शियू चिल्लाया। दूसरों ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन राक्षस ने अचानक दिशा बदल दी और एक अन्य 5वें स्तर के भिक्षु पर हमला कर दिया। ये देखकर लुओ शियू का दिल बैठ गया। यह अच्छा नहीं है। ये जानवर पूर्व की ओर छिपकर पश्चिम में हमला करने की कोशिश कर रहा है। सभी ने तुरंत हमले की दिशा बदल दी, लेकिन राक्षस ने फिर से दिशा बदल दी और घायल व्यक्ति पर फिर से हमला कर दिया। अच्छा नहीं है, लुओ शियू ने मन ही मन कोसा। ये राक्षस बहुत चालाक और बहुत तेज है। वे केवल ये देख सकते थे कि राक्षस द्वारा जादुई शक्ति को कैसे चकमा दिया गया। गंभीर रूप से घायल भिक्षु को राक्षस के पंजे ने सीधे खून के झाग में काट दिया और हवा में बिखर गया। क्रूर, लुओ शियू बहुत गुस्से में है। वह जादुई शक्ति से विस्फोट करता है। वह सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जो तुरंत एक सुनहरी तलवार में परिवर्तित हो गया और राक्षस पर वार किया। राक्षस हत्या के कारण चकमा देने में असमर्थ था। लुओ शियू के हमले ने उसके पेट पर वार किया। वह लगातार चिल्लाता रहा। वह जल्दी से पीछे हट गया। कई मील पीछे जाने के बाद वह धीरे धीरे रुक गया और उसके पेट पर एक गहरा निशान बन गया। वह बहुत क्रोधित होकर लुओ शियू को घूरने लगा। लुओ शियू बहुत खुश हुआ। ये गंभीर रूप से घायल है। जब तक हम इसे खाते रहेंगे, ये निश्चित रूप से मर जाएगा। वह चिल्लाया। लेकिन अगला दृश्य ये लोगों को अभिभूत कर देता है। राक्षस घूमकर घने जंगल में भाग गया और वास्तव में भाग निकला। लानत है जानवर पर। जब लुओ शियू ने ये देखा तो वह क्रोधित हो गया। अन्य राक्षस घायल होने के बाद पशुवत क्रोध में आ जाते थे। ये राक्षस घायल होने के बाद सीधे पीछे हट गया। लुओ शियू की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि दूर से खड़ा फैंग चेन भी दंग रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि यह राक्षस अत्यंत बुद्धिमान है, सामान्य लोगों से कम नहीं है। उसकी नज़र फिर से लुओ शियू और अन्य लोगों पर पड़ी और वह एक पल में ठंडा और निर्दयी हो गया। अब 7 लोग बचे हैं। उनमें से 2 घायल हैं, लेकिन गंभीर नहीं। अब 5 लोग बचे हैं। 2 अधिक गंभीर रूप से घायल हैं, 2 कम गंभीर रूप से घायल हैं और 1 ठीक है। यद्यपि ये थोड़ा खतरनाक है, फिर भी हमें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने लुओ शियू और अन्य लोगों को संभलने का समय नहीं दिया। फिर उसने वहीं रुककर तुरंत लुओ शियू और अन्य लोगों के पास जाकर बात की। इस समय लुओ शियू और अन्य लोगों को होश आया और वह चिल्लाया, चलो चलें, यहाँ से चले जाओ। यद्यपि वे फैंग चेन को मारना चाहते थे, वे सभी घायल थे और यदि वे उसका पीछा करते रहे तो संभवतः वे यहीं मर जाएंगे। अब वे पहले रक्त धुंध वन से बाहर निकल सकते हैं और फिर योजना बना सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी को कोई आपत्ति नहीं होगी। वे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहते थे। इसलिए जब उनमें से प्रत्येक ने एक एक उपचारात्मक गोली निगल ली तो वे मूल मार्ग पर वापस चले गए। लेकिन जब वे कई फीट भी नहीं बच पाए थे, अचानक रक्तवन से प्रकाश की एक किरण निकली। घायल 5वें स्तर के भिक्षुओं में से एक को अचानक पकड़ लिया गया और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया गया। आह! पूरे रक्तवन में चीखें गूंज उठी।
लुओ शियो और अन्य लोगों ने सोचा कि राक्षस वापस आ गया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह एक तेज ब्लेड था जिसने 5वें स्तर के भिक्षु को छेद दिया था, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक व्यक्ति था जिसने उन पर हमला किया था। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि फैंग चेन उनकी ओर मजाक करते हुए देख रहा था। ये फिर से तुम हो, कमीने? मैंने तुम्हें जाने दिया। हमें भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुओ शियो ने लाल आंखों से फैंग चेन को देखा। उनके कारण उनकी संख्या 20 से घटकर केवल 6 रह गई। फैंग चेन ने उदासीन होकर हल्के से कहा, मुझे जाने दो। तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे सिर्फ एक शब्द से जाने दे सकते हो। कमीने, कृतघ्न मत बनो, बाई जियांगमेई ने डांटा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस आपदा से बचकर बच सकते हो? एल्डर लुओ तुम्हें जाने नहीं देंगे। आपके पास मरने का केवल एक ही रास्ता है, ये केवल समय की बात है। यदि आप एल्डर लुओ को अपमानित करते हैं तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। एक के बाद एक अन्य लोग भी बोलने लगे। फैंग चेन शुरू से अंत तक शांत और उदासीन दिखे। क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। ये देखकर लुओ शियो उदास हो गया। वह फैंग चेन से नहीं डरता था, लेकिन उसे डर था कि राक्षस फिर से वापस आ जाएगा। अगर वह उसमें उलझ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वह ये भी समझता था कि वह फैंग चेन को मारे बिना सुरक्षित नहीं निकल सकता था। घेर लो, इस कमीने को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दो, वह दहाड़ा। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो सभी ने कार्रवाई की। यद्यपि वे सभी घायल थे, फिर भी उन्हें विश्वास था कि वे फैंग चेन को मार सकते हैं। ये देखकर फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसका शरीर अचानक हिल गया। वह मौके से गायब हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी, ये हर किसी की कल्पना से परे थी। भौतिक शरीर ने हड्डी फोजिंग क्षेत्र में प्रवेश किया और फिर चरम छाया फुटवर्क के साथ संयुक्त फैंग चेन की गति में सुधार हुआ है। यहाँ तक कि लुओ शियो का चेहरा भी काफी बदल गया। फैंग चेन की गति उसकी कल्पना से भी अधिक हो गई है। पलक झपकते ही फैंग चेन 5वें स्तर के भिक्षु के सामने आया। 5वें स्तर का भिक्षु चौंक गया। उसने जल्दी से हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन जल्दबाजी में किया गया हमला फैंग चेन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, प्रतिद्वंद्वी की तलवार फैंग चेन की काली तलवार से विक्षेपित हो गई। उसकी छाती फैंग चेन के सामने नंगी हो गई थी। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा और उसे एक तलवार से 2 टुकड़ों में काट देगा। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे विश्वास है कि वह अर्जित क्षेत्र के 7वें स्तर के खिलाफ भी जीत सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केवल 5वें स्तर के शिखर पर है और उसने अभी तक भौतिक शरीर की साधना नहीं की है। एक व्यक्ति को मारने के बाद फैंग चेन ने दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका चेहरा चमक उठा और वह तेजी से उसके पास पहुंचा। ये देखकर लुओ शियो का चेहरा एकदम बदल गया। फैंग चेन को भागने से रोकने के लिए उसने सभी को तितर-बितर होने और उसे घेरने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से इसने फैंग चेन को उन्हें एक एक करके मारने का अवसर दिया। जल्दी करो और पास आओ, वह चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उस आदमी ने फैंग चेन को आते देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वह पलटा और भाग गया। लेकिन वह फैंग चेन से कैसे आगे निकल सकता था, जो हड्डी बनाने के पहले स्तर पर था और चरमछाया फुटवर्क जानता था। फैंग चेन एक सांस में उसके पीछे आ गया। जब दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया की और विरोध करना चाहा, फैंग चेन ने उसे तलवार से मार डाला। दूसरों ने भी फैंग चेन की भयानक ताकत को देखा। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी और वे सभी लुओ शियो के करीब चले गए। ये देखकर फैंग चेन ने बहती छाया ब्लेड फेंकी। 6ठे स्तर के भिक्षुओं में से एक पर गोली चलाई। बोन फोर्जिंग दायरे में अपनी वर्तमान ताकत के साथ इस हमले ने सीधे ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया। पलक झपकते ही वह 6ठे स्तर के भिक्षु के सामने था। ये देखकर भिक्षु ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई, लेकिन बहती हुई छाया ब्लेड बहुत शक्तिशाली थी। इसने वास्तव में उसकी तलवार को दूर फेंक दिया। एक तलवार उसकी छाती में घुस गई। भिक्षु ने अविश्वास में अपनी छाती पर खूनी घाव को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक 6ठे स्तर का भिक्षु फैंग चेन के हमले को भी नहीं झेल पाएगा। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अन्य लोग लुओ शियो के पक्ष में एकत्र हो गए। लेकिन अब उनमें से केवल 4 ही बचे हैं। लुओ शियो और बाई जियांगमेई के अलावा शेष लोग केवल एक घायल 6ठे स्तर और एक हानिकर 5वें स्तर के हैं। फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं है। ये दोनों अब उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। केवल लुओ शियो और बाई जियांगमेई ही वास्तविक खतरा हैं। इस समय
लुओ शियू की अभिव्यक्ति गंभीर है। फैंग चेन की ताकत उसकी कल्पना से परे है। 3 तलवारों से 3 लोगों को मारना, ये वह ताकत नहीं है जो फैंग चेन के पास पहले होनी चाहिए थी। सबसे भयानक बात यह है कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले फैंग चेन केवल जन्म पश्चात क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, लेकिन अब वह चौथे स्तर के शिखर पर है। बाई जियांगमेई को भी इसका एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे को अपनी आंखों में मजबूत हत्या के इरादे के साथ देखा। फैंग चेन को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये बहुत संभव है कि वे मर जाएंगे। इस कमीने को मार डालो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लुओ शियू यहाँ फैंग चेन के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दहाड़ते हुए अपनी तलवार उठाई। बाई जियांगमेई ने अपने हाथों से सील बनाई, सफेद तितलियों से घिरी। उसने हमला भी किया। केवल 5वें और 6ठे स्तर के शिष्य ही एक दूसरे की ओर झिझकते हुए देख रहे थे। फैंग चेन ने पहले जो ताकत दिखाई थी वो बहुत भयानक थी और उन्हें डर था कि वे केवल तोप का चारा बन जाएंगे। अंत में उन दोनों ने दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। गधे, लुओ शियू ने जोर से कोसा, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की और फैंग चेन को मार डाला। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। उसने लड़ने के लिए अपनी तलवार खींच ली। झनकार, धिक्कार, दोनों तलवारें आपस में टकरा गईं। फैंग चेन को लगा कि उसकी बांह सुन्न हो गई है। वह खुद को 3 कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। लुओ शियू का शरीर कांप उठा। वह केवल 2 कदम पीछे हटा। जैसा कि अपेक्षित था, वह अर्जित क्षेत्र का 7वां स्तर है और उसकी लड़ने की शक्ति बहुत मजबूत है। यदि मेरा भौतिक शरीर हड्डी बनाने वाले क्षेत्र में नहीं पहुंचता, तो मैं निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। फैंग चेन ने अपने दिल में कहा, आपकी तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से आपका क्षेत्र बहुत कम है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। लुओ शियू ने तलवार चलाने की कोशिश की और महसूस किया कि फैंग चेन बहुत मजबूत नहीं था। उसने फिर से हमला किया। बाई जियांगमेई ने भी हमला किया और उन दोनों ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। फैंग चेन को मार डालो। लुओ शियू की तलवार की छाया चमक उठी और तलवार की छाया की धाराएं सभी दिशाओं से फैंग चेन की ओर बढ़ गईं। ये गोल्डन स्वॉर्ड शैडो आर्ट है, जो दूसरे स्तर की पीली ग्रेड तकनीक है। लुओ शियू ने तीसरे स्तर तक अभ्यास किया है और मामूली सफलता के दायरे में पहुंच गया है। उसकी चालें भयंकर और तेज हैं। बाई जियांगमेई सफेद तितलियों से घिरा हुआ है और सफेद रोशनी चमक रही है। अस्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि यह एक सफेद तितली में बदल गया है। ये सफेद पंख वाली तितली परिवर्तन कला है, जो कि दूसरे स्तर की पीली ग्रेड तकनीक है। ये बाई जियांगमेई की मुख्य तकनीकों में से एक है। जब उन दोनों ने हमला किया तो उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। फैंग चेन को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी तेज जादुई तलवार कला का प्रदर्शन किया और दोनों के साथ युद्ध किया। लुओ शियू की सुनहरी तलवार बह निकली और लगातार फैंग चेन पर वार करती रही। बाई जियांगमेई की अनगिनत सफेद तितलियां फैंग चेन पर हर तरफ से हमला कर रही थीं। वे देखने में सुंदर लग रही थीं, लेकिन असल में जानलेवा थीं। हालांकि फैंग चेन ने तेज जादुई तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन वह संख्या में 2 से कम था और दोनों पक्ष अधिग्रहित क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। लड़ाई के समय वह नुकसान में था। ये देखकर लुओ शियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने इतनी जल्दी कैसे सुधार किया और आपके पास विभिन्न स्तरों पर लड़ने की क्षमता कैसे है। लेकिन जब तक मैं आपको मार देता हूँ, मुझे विश्वास है कि मुझे एक संतोषजनक उत्तर मिलेगा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। अगर उसके पास भी स्तरों पर लड़ने की ताकत होती, मुझे विश्वास है कि वह तियानियु दिव्य संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली बन सकता है। क्या आपको लगता है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ? फैंग चेन मुस्कुराया। क्षेत्र में अंतर के सामने आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। लुओ शियू ने गर्व से कहा, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं। फैंग चेन ने हल्के से कहा और फिर उसके पीछे महान दाव की आभा बढ़ गई। तलवार शब्द प्रकट हुआ। दाओ वेन, असंभव, तुम्हारे जैसा कमीना दाओ वेन को कैसे जगा सकता है? लुओ शियू ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और जोर से अपना सिर हिलाया। उसने सोचा कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है और निश्चित रूप से जियानतियान क्षेत्र में दाओ पाठ को जागृत करने में सक्षम होगा और तियानियु दिव्य संप्रदाय में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि उसने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि वह अर्जित क्षेत्र में दाओ पाठ को जागृत कर सकता है। लेकिन उसके सामने वाला लड़का, जिसे सीधे तौर पर कमीना माना जाता था, उसने ये कर दिखाया। यह नकली है, यह नकली ही होगा।
बाई जियांगमेई के आकर्षक चेहरे पर अब वह आत्मविश्वास और तिरस्कारपूर्ण भाव नहीं था। इसके स्थान पर केवल आश्चर्य और अविश्वास था। फैंग चेन ने शांत और उदासीन भाव से उनकी ओर देखा। नकली? तो फिर देखो कि क्या ये सच है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक और शब्द सामने आया। ये शब्द था युद्ध। महान दाव के दोनों पात्र महान दाव की आभा से चमकते हैं, शक्तिशाली और रहस्यमय हैं। दो दाव वन। लुओ शियू और बाई जियांगमेई दंग रह गए। अधिग्रहित क्षेत्र में दो दाव ग्रंथों को जगाना राक्षसों के बीच केवल एक राक्षस ही कर सकता था। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उन्हें उकसाना नहीं चाहिए था। अब तुम मर सकते हो। फैंग चेन के शरीर पर खून की लहर दौड़ गई और तलवार दानव का शरीर फट गया। मैंने देखा कि वह राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं। लाल राक्षसी आकृतियां उसके शरीर के चारों ओर थीं और उसकी आभा बढ़ रही थी। ये वह स्थिति थी जिसे फैंग चेन ने पहले भी अनुभव किया था जब वह जीवन मृत्यु के संकट में था, लेकिन उस समय ये पूर्ण प्रकोप नहीं था। अब जबकि उसका भौतिक शरीर अस्थि तड़का अवस्था में प्रवेश कर चुका है, वह पहले से ही तलवार दानव के शरीर के विस्फोट का समर्थन कर सकता है। फैंग चेन इस अवस्था को तलवार दानव परिवर्तन कहते हैं। पीछे मत हटो, उसे मार डालो। लुओ शियू को बुरा लगा और उसने बाई जियांगमेई को चिल्लाया। तभी लंबी तलवार सुनहरी रोशनी से चमक उठी, एक दिव्य तलवार की तरह। इसने हवा को चीर दिया। इसने एक तीखी सीटी जैसी आवाज निकाली। सफेद तितलियां जल्दी से बाई जियांगमेई के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। वे उसके सामने एक विशाल सफेद तितली में बदल गईं। सफेद तितली ने अपने पंख फैलाए और हवा के तेज झोंके के साथ फैंग चेन की ओर दौड़ी। उन दोनों ने फैंग चेन को मारने के इरादे से अपनी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। तलवार दानव फैंग चेन का चेहरा ठंडा था, एक खूनी दानव की तरह। उसने अपने हाथ में काली तलवार उठाई और काली तलवार लगातार हिल रही थी। ये फैंग चेन नहीं था जो डर रहा था, बल्कि हेमिंग तलवार थी। वह लुओ शियू और अन्य दो से नहीं डरता था, बल्कि वह फैंग चेन से डरता था जो तलवार दानव में परिवर्तित हो गया था। दो महान जादुई शक्तियों के दृष्टिकोण का सामना करते हुए काली तलवार की राक्षसी ऊर्जा पागलपन से इकट्ठी हुई। जब दो महान जादुई शक्तियां निकट आई तो फैंग चेन ने तलवार से वार किया। बैंगनी प्रकाश जादू ब्लेड स्लैशेस। टकराना। जिस क्षण बैंगनी जादू की तलवार दो महान जादुई शक्तियों से टकराए, उसने वास्तव में उन्हें सीधे नष्ट कर दिया। इसमें एक या दो का विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। वह कैसे संभव है? लुओ शियू और बाई जियांगमेई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह उनकी सबसे मजबूत जादुई शक्ति थी, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों न हो। इसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे एकदम बदल गए। जादुई शक्ति को नष्ट करने के बाद बैंगनी दानव ब्लेड बिल्कुल भी नहीं रुका और उन पर ताला लगा दिया। एक क्षण में ही उनके रोंगटे खड़े हो गए और एक ठंडी हत्यारी मंशा ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया। दौड़ो दौड़ो, लुओ शियू अपने दिल में दहाड़ा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैंगनी जादू की ब्लेड चमक उठी और लुओ शियू का सिर सीधे उड़ गया। लुओ शियू ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, मानो वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति अनिच्छा, खेद और भय में बदल गई। क्योंकि बैंगनी जादुई ब्लेड लुओ शियू पर लक्षित था, केवल बाई जियांगमेई प्रभावित हुई और उसका एक हाथ कट गया। लेकिन इस आघात ने बाई जियांगमेई को प्रतिरोध करने का साहस पूरी तरह खो दिया। धमाका। बाई जियांगमेई ने जमीन पर घुटने टेक दिए और विनती की, मुझे मत मारो। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं पुरुषों के साथ संबंध बनाने में बहुत अच्छी हूँ। मैंने सेक्स की कला सीख ली है और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी। स्विश। लेकिन फैंग चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार से प्रतिद्वंद्वी की गर्दन काट दी। बाई जियांगमेई ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसके चेहरे पर अफसोस और उलझन से आंसू बह रहे थे। क्या इसलिए कि मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूँ? उसकी मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। धमाका। वह संदेह के कारण बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस बार मुझे कोई चोट नहीं लगी। पिछली बार से स्थिति काफी बेहतर है। फैंग चेन तलवार दानव परिवर्तन से बाहर आया और अपनी स्थिति को महसूस किया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस बार फैंग चेन से आसानी से निपट सकता था। आखिरकार उसका भौतिक शरीर अब अस्थि तड़का क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसकी साधना भी चौथे स्तर पर पहुंच चुकी थी। लुओ शियू और बाई जियांगमेई ने भौतिक शरीर के तरीके का अभ्यास नहीं किया। हालांकि वे फैंग चेन से 3 छोटे क्षेत्र ऊपर थे, लेकिन अंतर वास्तव में इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा
फैंग चेन के पास तलवार और युद्ध के लिए ताओवादी चरित्र है और उसके पास तलवार दानव का शरीर है। वे फैंग चेन के प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? वे दोनों 7वें स्तर पर हैं। आइए देखें कि उनमें क्या अच्छी बातें हैं। फैंग चेन लुओ शियू के पास गया, नीचे झुका और उसकी कमर से स्टोरेज बैग निकालने की कोशिश की। लेकिन इस समय फैंग चेन को अपने पीछे एक ठंडक महसूस हुई। एक जानलेवा इरादा उस पर हावी हो गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पीठ की रक्षा के लिए दानव ढाल को बुलाया। तब एक तीखी टक्कर की आवाज सुनाई दी। दानव शील्ड सीधे दूर जा गिरी, पीछे से जानलेवा इरादे को रोकने में असमर्थ। लेकिन इससे फैंग चेन को प्रतिक्रिया करने का मौका मिल गया। उसने जल्दी से पलटकर ब्लैक रोआरिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया। टकराना। फिर भी फैंग चेन अभी भी झटके से दूर जा गिरा था। वह 20 फीट से ज्यादा दूर तक उड़ा और रुकने से पहले 10 से ज्यादा बड़े पेड़ों को गिरा दिया। उसने कई बार खून थूका और अपनी छाती की ओर देखा तो वहां एक बड़ा घाव था जो इतना गहरा था कि हड्डी भी दिखाई दे रही थी। इस आघात ने उसकी आधी जिंदगी छीन ली। मुझे पता होना चाहिए था कि इसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए। फैंग चेन को इसका पछतावा हुआ। अगर उसने इसे रोका नहीं होता तो वह रक्षात्मक ताबीज को सक्रिय करने और बिना चोट खाए हमले को रोकने में सक्षम होता। रक्षात्मक ताबीज केवल घातक हमले का सामना करने पर ही अपने स्वामी की रक्षा कर सकता है, लेकिन क्योंकि फैंग चेन ने इसे रोकने के लिए दानव ढाल और काली तलवार का इस्तेमाल किया, इसलिए हमला उसे मार नहीं सका, लेकिन इसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस समय फैंग चेन के पास ये देखने का भी समय था कि उस पर किसने हमला किया था, और जब उसने दूसरे पक्ष को देखा तो फैंग चेन ने उसे चुपके से एक चालाक जानवर के रूप में शाप दिया। फैंग चेन पर हमला करने वाला राक्षस शेर या बाघ जितना बड़ा था और उसका शरीर दुबला पतला था। वह 3रे स्तर का राक्षस होने के अलावा और कौन हो सकता है? राक्षस ने गंभीर रूप से घायल फैंग चेन को चिढ़ाने वाली नजर से देखा और वह वास्तव में अपने मुंह से 2 लोगों को काट रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि क्या ये वही 65वें स्तर का भिक्षु नहीं था जो पहले भाग गया था। ऐसा लगता है कि राक्षस गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था और जब उसने देखा कि वे दोनों अकेले हैं तो उसने सीधे हमला कर उन्हें मार डाला। ये देखकर फैंग चेन हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह दूसरे पक्ष का फायदा उठा सकता है, लेकिन इसके बजाय दूसरे पक्ष ने उसका फायदा उठाया। राक्षस की तिरस्कारपूर्ण और अहंकारी आंखों को देखते हुए फैंग चेन अनिच्छा से उठकर बैठ गया और उससे कहा, मित्र, हम भी सहयोग करने में प्रसन्न हैं। मेरे पास आपकी चोटों के लिए बहुत सारी उपचार गोलियां हैं जो आपके ठीक होने के लिए पर्याप्त हैं। क्या हम इसे यहीं छोड़ दें? राक्षस ने फैंग चेन को घृणा से देखा और उसका फैंग चेन के साथ मेल मिलाप करने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर फैंग चेन ने असहाय होकर आह भरी। वह केवल इतना ही कह सका, बदले का चक्र कब समाप्त होगा? राक्षस ने उलझन में फैंग चेन को देखा। ये स्पष्ट था कि उसके सामने की चींटी पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं थी। फिर भी वह इतनी बेपरवाह क्यों देख रही थी? लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये देखकर कि वह बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसने खेलना बंद कर दिया। उसने दोनों लोगों को अपने मुंह में निगल लिया और सीधे फैंग चेन की ओर भागा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वह लगभग एक पल में फैंग चेन के सामने पहुंच गया, लेकिन फैंग चेन पहले से ही तैयार था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके सामने एक ताबीज प्रकट हुआ। ये बिल्कुल छोटे टॉवर से प्राप्त हमला ताबीज है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ही ताबीज को सक्रिय कर दिया। मैंने लिंग फैन के शरीर पर लाल रून को घूमते हुए और लाल प्रकाश वाले धब्बे में बदलते देखा। प्रकाश बिंदु तुरंत राक्षस पर अटक गया। ये प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत राक्षस के सिर को भेद गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि अगर फैंग चेन ने आत्मा दानव नेत्र का उपयोग भी किया तो ये बेकार था और राक्षस के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। टकराना। राक्षस ने तुरंत अपनी जीवन शक्ति खो दी और जमीन पर गिर पड़ा। कई फीट दूर जाकर गिरा और फिर धीरे धीरे रुक गया। फैंग चेन ने जोर से सांस छोड़ी, कई उपचारात्मक गोलियां निगल ली और फिर हमले का ताबीज वापस ले लिया। उसने अपने दिल में दर्द के साथ ताबीज को देखा। उसने 3 हमलों में से एक बार इसका इस्तेमाल किया और केवल प्रसवोत्तर क्षेत्र के चरम पर किसी को मार डाला। जब वह झोंगयुआन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति लुओ त्यानिक्सियाओ को मारने जा रहा था तो वह इसी का उपयोग करने वाला था। हालांकि अगर उसके पास यह आक्रमण ताबीज नहीं होता तो भी वह शायद यहाँ पराजित हो जाता। ये राक्षस बहुत चालाक था। उसने दर्द की परवाह नहीं की,
और उसे वापस लेने के बाद वह अनिच्छा से खड़ा हो गया। उसने लुओ शियू और बाई जियांगमेई के भंडारण बैग को हटा दिया और फिर राक्षस की लाश को सीधे अपने भंडारण बैग में फेंक दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह एक दिशा में चल पड़ा और शीघ्र ही राक्षस की गुफा के पास पहुंच गया। राक्षसों के घोंसले आमतौर पर बहुत सुरक्षित होते हैं और अन्य राक्षस आसानी से उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए फैंगचेन ने रक्त धुंध वन छोड़ने से पहले यहाँ अपने घावों को ठीक करने की योजना बनाई। गुफा में प्रवेश करने के बाद फैंगचेन को पता चला कि अंदर वास्तव में एक और दुनिया थी। छोटा सा प्रवेश द्वार वास्तव में एक बड़ी जगह थी, लेकिन जब वह सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा तो वह वहीं जम गया। उसका मुंह सदमे से खुला रह गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। गुफा के चारों ओर वास्तव में बहुत सारे अमृत और फूल रखे हुए हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर सिर्फ पहले स्तर के हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे स्तर के भी बहुत सारे हैं और वे बहुत दुर्लभ हैं। ये 7 अंकुरित परी फूल हैं। तीसरे स्तर की ज़ेड स्पिरिट घास। ये तीर आत्मा घास 1000 साल पुरानी होगी। ये स्ट्रेन पहले कभी नहीं देखा गया है। यह इसी दुनिया का उत्पाद होना चाहिए। फैंगचेन ने इसे एकत्र किया और पाया कि यहाँ लगभग 50 पौधे थे, जिनमें से लगभग 10 दूसरे और तीसरे स्तर पर थे, जिनमें से कुछ बहुत दुर्लभ थे। यदि आप इसे बिक्री के लिए रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी। उसने बिना किसी औपचारिकता के सारी आध्यात्मिक घास और फूलों को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। जैसे ही वह अपने घावों को भरने वाला था, उसने देखा कि कई खरपतवारों के बीच से एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी जहां राक्षस सो रहा था। यद्यपि प्रकाश तुरंत गायब हो गया, लेकिन इस अंधेरी गुफा में यह विशेष रूप से चमकदार था और फैंगचेन ने भी इसे तुरंत नोटिस किया। वह क्या है? वह घास फूस के बीच गया, उन्हें दूर धकेला और अचानक उसे अंदर एक अंडा मिला। अंडा, राक्षस का अंडा। फैंगचेन ने अंडा उठाया। अंडा दोनों हाथों में पकड़ने पर कप के आकार का ही था। ये सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और इसके चारों ओर सफेद रेखाएं लिपटी हुई थीं, जो इसे थोड़ा रहस्यमय बना रही थी। अंडे को देखते हुए फैंगचेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। इस अंडे की आभा राक्षस जानवर की तरह नहीं थी और उससे थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली भी थी। इसे राक्षस जानवर ने कहीं से चुराया होगा। और जब वह सोच रहा था, सुनहरे अंडे की रोशनी घूमी और फैंगचेन के हाथों के चारों ओर लिपट गई। फैंगचेन को झटका लगा और वह सुनहरे अंडे में जीवन की सांस को हल्का हल्का महसूस कर सका। और इस सांस का वास्तव में उसकी तलवार दानव शरीर के साथ एक स्पष्ट संबंध था और अंतरंगता की एक अकथनीय भावना चेतना के समुद्र में बह गई। क्या हो रहा है? क्या इस अंडे का तलवार दानव से कोई संबंध है, या ये किसी राक्षस का अंडा है? वह बहुत सोच रहा था, लेकिन केवल इस संबंध के आधार पर यह अनुमान लगाना असंभव था कि अंडा किस प्रकार का जानवर था। एक क्षण सोचने के बाद उसने अंडों को स्टोरेज बैग में डाल दिया और उन्हें ठीक से रख दिया। इसे खत्म करने के तुरंत बाद फैंगचेन कराह उठा और गलती से उसके शरीर में चोटें आ गईं। राक्षस ने अचानक फैंगचेन पर गंभीर हमला किया। पहले हम अपनी चोटों से उबरें। अगर हम देरी करते रहे तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। फिर फैंगचेन घास फूस में पैर मोड़कर बैठ गया। लगातार उपचार की गोलियां निगलता रहा और ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद फैंगचेन की चोटें अंततः ठीक हो गईं और उसकी शारीरिक क्षमता में फिर से सुधार हुआ। यद्यपि वह अस्थि निर्माण क्षेत्र के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी वह पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गया है और उसकी गति पहले से ही बहुत तेज है। होश में आने के बाद फैंगचेन ने सीधे लुओ शियू और बाई जियांगमेई के भंडारण बैग निकाले और उन्हें खोल दिया। उच्च स्तरीय उपचार और पुनर्प्राप्ति अमृत के अलावा कुछ विविध जादुई हथियार, तावीज आदि भी हैं। फैंगचेन को जो बात ज्यादा संतुष्ट करती है वह ये है कि हालांकि दोनों लोगों के पास ज्यादा आध्यात्मिक अमृत नहीं है, लेकिन वे दूसरों से बेहतर हैं। वे सभी दूसरे स्तर के शीर्ष अमृत हैं, जिनकी क्षमता बेहतर और मजबूत है। आध्यात्मिक पत्थरों के मामले में उन दोनों के पास कुल मिलाकर केवल 3000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थर थे। ऐसा लगता था कि उन्हें इस जगह में प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक पत्थर लाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वे बहुत अधिक नहीं लाए। अगर हम उन दोनों के लिए सबसे अच्छा खजाना कहें तो वह लुओ शियू का जन्मजात जादुई हथियार है। यह एक चौथे स्तर का हुआनपिन जादुई हथियार था जिसका नाम रुजिन तलवार था। दुर्भाग्य से इसमें एक प्रकाश विशेषता है और यह फैंगचेन के लिए उपयुक्त नहीं है। जादुई हथियार सिर्फ उच्च स्तर का नहीं होता, उसका अपने अनुकूल होना भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इस सोने की तलवार को अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा
लुओ शियू और बाई जियानमेई के नक्शे अधिक परिपूर्ण हैं। उन्होंने इतने परिपूर्ण होने में सक्षम होने के लिए अन्य लोगों के नक्शे के जादुई हथियारों को छीन लिया होगा। एकीकरण के बाद संपूर्ण नई दुनिया फैंग चेन लगभग 90% पूर्ण हो गई थी। केवल 1 या 2 अत्यंत खतरनाक स्थान ही बचे हैं जहां कोई भी जाने का साहस नहीं करता। 1 महीने की समय सीमा समाप्त होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। खून की धुंध से भरी इस जगह पर लंबे समय तक नहीं रहना ही बेहतर है। मुझे नहीं पता कि कोई खतरा होगा या नहीं। काम खत्म करने के बाद फैंग चेन और अधिक देर तक नहीं रुका और सीधे गुफा से बाहर निकल गया, रक्तधुंध वन को छोड़कर। रक्तधुंध वन से सुरक्षित रूप से निकलने के बाद फैंग चेन ने पीछे हटने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने और समय पूरा होने पर बाहर जाने की योजना बनाई। लेकिन चलने की कुछ ही देर बाद फैंग चेन की राक्षसी नज़र ने उन तीनों को तुरंत देख लिया। जब उसने तीनों लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखे तो फैंग चेन थोड़ा चौंक गया। वरिष्ठ बहन हान और वे दोनों अभी भी साथ हैं। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। वह मुड़ा और हान शियांग और अन्य लोगों की दिशा में चला गया। इस समय हान जियांग एक लंबी तलवार पकड़े हुए थी। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वह तियानजे को घूर रही थी। ताज़ावा, तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझ पर क्या प्रयोग किया? तियानजी का चेहरा क्रूर था। वह एक लंबी तलवार भी पकड़े हुए था और व्यंग्यात्मक लहजे में कहता रहा, क्यों? बेशक यह आपके पास मौजूद खजाने के लिए है। तियानलियानेयुन घास की जड़ जादुई दवा है जो चेतना के समुद्र को खोलती है। तुम सच में सोचते हो कि मैं इसे तुम्हें व्यर्थ में दूंगा? तुम मेरे हेहुआन तियानडी सान में गिर गए हो। मुझे देखना है कि तुम कैसे विरोध करना चाहते हो। मैं इन आखिरी 7 दिनों का आनंद लेना चाहता हूँ। हाँ, मास्टर, जब आप खेलते खेलते थक जाएं, तो क्या आप मेरे साथ भी खेल सकते हैं? सेवक ने कामुक मुस्कान के साथ कहा, जिसके मुंह से लार टपक रही थी। तियानजे ने उदारता से कहा, चिंता मत करो, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा। हान शियांग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। तियानजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मालिक तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। तुम्हारे गुरु, हे, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम एल्डर यूनहोन के सिर्फ एक बाहरी शिष्य हो। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा वापस जा सकते हो? तियानजी ने व्यंग्य किया। हान शियांग की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम मुझे मारना चाहते हो? इस समय उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और वह मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अरे जियान, मैं बाहर जाने से पहले खुद ही तुमसे निपट लूंगा। तियानजे मुस्कुराया। आप? हान शियांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया और वह अब नहीं टिक सकी और धीरे से जमीन पर गिर पड़ी। बचाओ, वह कमजोर स्वर में चिल्लाए और आसपास खड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। तजावा ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह स्थान रक्तधुंध वन के करीब है, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ऐसा कहकर वह हान जियांग की ओर दौड़ा। लेकिन इसी समय एक हवा का झोंका आया। एक क्षण के लिए आपको बाधित करने के लिए क्षमा करें, एक आवाज धीरे से सुनाई दी। तियानजी ने जब यह आवाज सुनी तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। फिर उसके हाव भाव अचानक बदल गए और वह पीछे मुड़ा और देखने लगा। जब उसने देखा कि फैंग चेन उदासीन दिख रहा है तो वह एक हाथ से अनुयायी का सिर पकड़े हुए था। हान शियांग बहुत खुश है। जूनियर भाई फैंग, क्या ये तुम हो कमीने? दोनों आश्चर्य से लगभग चीख पड़े। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, क्या आप निराश हैं कि मैं नहीं मरा? तियानजी ने व्यंग्य किया, चूंकि आप अंदर से भाग निकले हैं इसलिए आपको छिपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन आप अभी भी सुंदरता को बचाने के लिए एक नायक चाहते हैं। जब तक मैं आपको 1 या 2 पल के लिए रोक दूं, मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ भाई लुओ जल्द ही पकड़ लेंगे। इस बार मैं देखता हूं कि आप कैसे भागते हैं। लुओ शियू। फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। वे सभी अंदर ही मर गए। मृत अंदर। तियानजे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही वापस व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे जैसा कमीना, तुम वरिष्ठ भाई लुओ और अन्य लोगों के विरोधी कैसे हो सकते हो? जूनियर भाई फैंग, भागो। लुओ शियू और अन्य लोगों द्वारा पकड़े जाने का इंतजार मत करो। जब तुम वापस जाओ तो मेरे मालिक को बताना, वह मेरा बदला लेगी। हान शियांग को शुरू में थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उसने देखा कि आने वाला व्यक्ति फैंग चेन है तो वह फिर से हताश हो गई। फैंग चेन का शिकार किया जा रहा है। भले ही वह तियानजी से निपट सकता है,
लेकिन लुओ शियू और अन्य लोगों का क्या होगा? फैंग चेन ने हान जियान को देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, बहन, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचाओ, साले, क्या तुझमें इतनी ताकत है? तजावा जोर से हंसा और मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। जहां तक फैंग चेन के हाथों में अनुयायी की बात है, उसे अपने जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह फैंग चेन को नष्ट करके उसे खुद लुओ शियू को सौंपना चाहता था। इस मामले में पिछले हिसाब किताब निश्चित रूप से निपटाए जाएंगे। इस वजह से वह बड़े बॉस लुओ तियानिक्सियाओ की नाव पर भी चढ़ सकता है। फैंग चेन ने व्यंग्य करते हुए अनुयायी का हाथ लिया और उसे जोर से दबाया, और दूसरे व्यक्ति का सिर तरबूज की तरह कुचल दिया गया। उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए इस तरह की चीजें पर्याप्त से अधिक हैं। फिर उसने ब्लैक स्क्रीमिंग स्वॉर्ड निकाला। वाडा से आमने सामने टकराव में आ गया। टकराना, दोनों पक्षों की तलवारें टकराईं। तजावा को लगा कि एक शक्तिशाली तलवार उसके हाथ में आ गई है, तथा भयानक शक्ति तलवार से उसके हाथ तक और फिर उसके पूरे शरीर में फैल गई है। उसके मुंह से खून निकला, अंदरूनी अंग विस्थापित हो गए। वह सीधे 10 फीट से ज्यादा दूर तक कट गया, एक गहरा गड्ढा बन गया। अस्थि निर्माण क्षेत्र, ये कैसे संभव है? आपकी साधना परसों के चौथे स्तर पर है। आपकी शारीरिक साधना वास्तव में अस्थि निर्माण के पहले स्तर पर पहुंच गई है। यह असंभव है। वह दहाड़ा।